अगर मुल्क चलाना था और आप वाकई कहते थे कि आप तब्दीली लाना चाहते हो, इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं, तो आपने जो सबसे पहला काम करना था वो काम ये था कि इनकम और अखराजात को आपस में बैलेंस करते, ये तमाम लग्जरीज इनसे वापस ले लेते, इनके से प्रोटोकॉल वापस ले लेते, या आपको जो ब्यूरोक्रेट्स बड़ी बड़ी लग्जरीज एंजॉय करते हैं वापस ले लेते, जो आपकी जुडिशरी उसको समझाते कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें तो उधार लेके उनसे मांग के लाना पड़ेगा आपको देने के लिए, लिहाजा आप अपने अखराजात को कम कर दें। लेकिन तारीख शायद है न नवाज शरीफ के दौर में अंदर वो कर्जा काम, वो लग्जरीज काम हुई थी, और ना इमरान खान के दौर में वो लग्जरीज काम हुई है। सारे वज़रा गैर मुल्की कर्जे के ऊपर पल रहे हैं और अय्याशियां कर रहे हैं। हमारी सारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जजेस, हमारी एस्टैब्लिशमेंट 5 स्टार और 7 स्टार लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं गैर मुल्की कर्जे के ऊपर। मेरा सवाल यह है कि क्या इस तरीके से आप मुल्क चलाकर आप ये तवक्को रखते हैं कि दुनिया आपको इज्जत और वकार देगी? नहीं। देखें, 2 रास्ते थे हमारे पास। एक रास्ता इमरान खान साहब का कि हम साजबाज करें, किसी जीती हुई पार्टी के साथ इत्तेहाद करें, कुछ सीटें ले लें, पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, 2-4 वजारतें ले लें, झंडे वाली गालियां एंजॉय करें और सिस्टम के अंदर इन हो जाएं और अपना कुछ न कुछ हिस्सा ले लें और अपनी जिंदगी गुजारें। एक ऑप्शन हमारे पास, एक रास्ता ये था। और एक दूसरा रास्ता ये था कि हम उस वक्त भी ये समझते थे और आज भी ये समझते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर जो करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, और ये खासकर ये पार्लिमानी निजाम, इस निजाम ने इस मुल्क और कौम को तबाह कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि जब तक इस मुल्क के निजाम को आप नहीं बदलेंगे, उस वक्त तक इस मुल्क की डायरेक्शन ठीक नहीं हो सकती। ये हमारा उस वक्त स्टैंड था, हमारा मुतालबा था। डॉक्टर ताहिर कादरी शेखुल इस्लाम ने अपने लिए इस दूसरे वाले रास्ते को मुंतखब किया, पहले वाले रास्ते को मुंतखब नहीं किया। हमने कहा ये जद्दोजहद तवील है, ये जद्दोजहद मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद हम इस मुश्किल और जद्दोजहद के ऊपर चलेंगे, इस रास्ते के ऊपर चलेंगे और हम ये जंग लड़ेंगे और हम इस मुल्क के निज़ाम को तब्दील करेंगे। ये सबसे पहली आवाज़ थी इस निज़ाम के खिलाफ, जो शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिर कादरी ने बुलंद की थी। इस निज़ाम को बदलने के लिए, इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमने यके बाद दीगरे 2 धरने दिए इस्लामाबाद के अंदर। लेकिन आप सब ये बात जानते हैं कि जब हमने इस निज़ाम को ललकारा तो इस निज़ाम के सारे बेनिफिशरी, इस निज़ाम के पुजारी सारे उस वक्त आपस में इकट्ठे हो गए और सब ने मिलकर हमारा रास्ता रोका। वो वक्ती तौर पर तो अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर कामयाब हो गए, उन्होंने निज़ाम को नहीं बदलने दिया। लेकिन दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, मैं खुद इस तहरीक का एक नजरियाती कारकुन हूँ। मैं 95 से इस तहरीक का हिस्सा हूँ, स्टूडेंट लाइफ से। मैं इस बात के ऊपर मेरा यकीन, ईमान की हद तक मेरा यकीन है कि इस मुल्क के करप्ट निज़ाम को अगर कोई तोड़ेगा तो शख्सियत का नाम डॉक्टर ताहिर कादरी है। और इस मुल्क के अंदर अगर कोई शख्स इंकलाब बर्पा करेगा, अगर कोई शख्स इस मुल्क और कौम की सिमत और डायरेक्शन को ठीक कर सकता है तो उसका नाम डॉक्टर ताहिर कादरी है। इस बात के ऊपर मेरा यकीन है, मेरा एतमाद है। बिल्कुल उसी तरह जैसे मुझे यकीन है कि मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, मैं यकीन से ये बात कह सकता हूं कि उस इंकलाब के रास्ते को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये मेरा ईमान और मेरा यकीन है। और यही यकीन, यही ईमान और इत्तेकाद और यकीन आपके अंदर भी भरना चाहता हूं कि इस अज़्म, इस बलबले और इस यकीन के साथ अपनी जिद्दोजहद को जारी रखिएगा। और कभी एक लम्हे के लिए भी अपने ज़हन में ये ख्याल मत लाइएगा कि शायद हमारी कुर्बानियां रायगाह चली गई, हमारी जिद्दोजहद बेकार हो गई, अब तो कोई रास्ता नहीं, अब तो शायद अभी कोई मंजिल नहीं दिख रही। नहीं, एक लम्हे के लिए भी अपने ज़हन में ये ख्याल मत लाइएगा। क्यों? क्योंकि हमारा वास्ता, हम उस क़यादत के फॉलोअर हैं, हम उस क़यादत के साथ चलने वाले हैं जो एट द सेम टाइम दुनियावी उलूम के भी मास्टर हैं, दीनी उलूम की भी मास्टर हैं, रूहानियात की भी मास्टर हैं और वो एक स्पिरिचुअल लीडर भी हैं। और आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह हालात खुद ब खुद उस तरफ जाएंगे कि जिसकी तरफ शेखुल इस्लाम ने इशारा किया था। लिहाजा ये ईमान और यकीन अपने अंदर रखिएगा। कभी ये बात ख्याल लाइएगा सीरान इनकलाब कि आपकी कुर्बानियां रायगा आ जाएंगी। मैं तो हूँगा या नहीं हूँगा, जिंदगी का नहीं पता, लेकिन ये मेरी बात आज लिख लें अपने पास कि जिन लोगों ने इस मिशन के लिए कुर्बानियां दी हैं,
जिन लोगों ने कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं, एक वक्त आएगा कि उनका नाम सुनहरी हुरूफ के अंदर किताबों में लिखा होगा और हम अपने बच्चों को तारीख पाकिस्तान के अंदर उनके नाम बताया करेंगे कि ये वो अजीम लोग थे जिन्होंने इस अजीम इनकलाब के लिए कुर्बानियां दी थी। लिहाजा दोस्तों, अपने सफर को जारी रखना है। हमने कंप्रोमाइज नहीं किया था, हम अपने मिशन, अपने स्टैंड के ऊपर खड़े रहे थे, लेकिन हमारे साथ एक और पार्टी थी जिसने कंप्रोमाइज कर लिया था। नाम तो वो भी इनकलाब और तब्दीली का लेते थे, नाम तो वो भी चेंज और इस्लाहात का लेते थे, लेकिन उन्होंने उस निजाम के साथ कंप्रोमाइज करके उसका हिस्सा बन गए थे। थोड़ा आवाज दे लीजिए, हिस्सा बन गए थे उसका, और वजारतें एंजॉय करने के लिए उसका पार्ट बने, वजीर आजम बन गए। और फिर क्या हुआ? फिर तारीख ने देखा कि वो शख्स जो कहता था कि IMF के पास जाने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, कर्जे के भीख मांगने से बेहतर है कि मैं मर जाऊंगा, मैं भिखारी नहीं बनूंगा, वो शख्स झोली उठा कर पूरी दुनिया के हर उस मुल्क का तवाफ कर रहा है जहां से उसको कर्जा और भीख मिलने की उम्मीद है। आपके सामने है सब। उसने अपने स्टैंड से फिर अपनी इज्जत लुटा दी, इस कौम को कंगाल कर दिया। आज इस वक्त मैं आपको एक फिक्र बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो टोटल कर्जों का जब आगाज हुआ, ज़िया उल हक के दौर से कर्जे लेने शुरू हुए, उससे लेके नवाज शरीफ के दौर तक जो टोटल कर्जा लिया गया, इमरान खान साहब ने अपने सिर्फ इन 3.5-4 साल के अरसे में उस टोटल कर्जे से ज्यादा कर्जा ले लिया इन 3.5-4 साल में। ये इनकी हालत है, ये कर्जों के ऊपर मुल्क चला रहे हैं। आप सब माशाल्लाह खानदान और फैमिली वाले लोग हैं। मैं आपको बड़े आसान तरीके से ये बात समझाने की कोशिश करूंगा। एक घर का सरबराह होता है, वो घर का बजट बनाता है कि मेरे घर की आमदन कितनी है, उस आमदन के मुताबिक वो इखराजात मुतय्यन करता है। एक कंपनी का, एक फैक्ट्री का, एक होटल रेस्टोरेंट इदारे का सरबराह है, वो बैठ के सबसे पहले ये प्लान करता है कि मेरी इनकम कितनी है और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने खर्चे प्लान करता है। ऐसा नहीं कि गरीब शख्स है, इनकम उसकी 50,000 है और खर्चा वो 5 लाख महीने का करता है कर्जा लेके। वो गाड़ियां भी लाता है, वो जनाब उसने घर भी कर्जे पे ले लिया, उसके पेट्रोल भी कर्जे के ऊपर चलता है और वो ये उम्मीद करे कि मैं खुशहाल जिंदगी हमेशा से गुजारता रहूंगा। ऐसा मुमकिन नहीं। ये बिल्कुल सिंपल और सादा सी मिसाल है कि एक किरियाना, एक खोखा, छोटा सा पान सिगरेट का खोखा, एक किरियाना स्टोर नुकसान पे और कर्जे पे नहीं चलता, ये बात हम सबको पता है। और ये हुक्मरान पिछले 40 साल से पूरे मुल्क को कर्जों के ऊपर चला रहे हैं। हर हुकूमत आती है, कर्जे लेती है। मेरा सवाल ये है कि जो आप कर्जा, जब आप बजट बनाते हैं, जब आप बैठते हैं बजट बनाने के लिए, तो आप उस वक्त देखते हैं कि जनाब हमारा बजट खसारा इतना है, उसके मुताबिक आपने एक सूद भी वापस करना है, आपने कर्जा भी वापस करना है, आपने प्रोजेक्ट्स भी आप लगाते हैं, कर्जा लेते हैं। क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया कि हमारी जितनी पॉलिटिकल एलीट है, हमारी जितनी ब्यूरोक्रेटिक एलीट है, जितनी जुडिशरी, जितनी एस्टैब्लिशमेंट, ये सारे लोग जो 5 स्टार और 7 स्टार जिंदगी जीते हैं, इनकी गाड़ियां, इनके प्रोटोकॉल्स, इनकी मुराद, इनकी लग्जरीज, ये सारा कुछ हम सुबह शाम अपनी आंखों से देखते हैं। ये सारा कुछ गैर मुल्की ममालिक से लिए हुए कर्जे के ऊपर ये लोग अयाशियां करते हैं। अगर मुल्क चलाना था और आप वाकई कहते थे कि आप तब्दीली लाना चाहते हो, इस मुल्क के साथ मुखलिस है, तो आपने जो सबसे पहला काम करना था वो काम ये था कि इनकम और अखराजात को आपस में बैलेंस करते, ये तमाम लग्जरीज इनसे वापस ले लेते, इनके से प्रोटोकॉल वापस ले लेते, या आपको जो ब्यूरोक्रेट्स बड़ी बड़ी लग्जरीज एंजॉय करते हैं वापस ले लेते, जो आपकी जुडिशरी उसको समझाते कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें तो उधार लेके उनसे मांग के लाना पड़ेगा आपको देने के लिए, लिहाजा आप अपने अखराजात को कम कर दें। लेकिन तारीख शायद है न नवाज शरीफ के दौर में अंदर वो कर्जा काम, वो लग्जरीज काम हुई थी, और ना इमरान खान के दौर में वो लग्जरीज काम हुई है। सारे वज़रा गैर मुल्की कर्जे के ऊपर पल रहे हैं और अय्याशियां कर रहे हैं। हमारी सारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जजेस, हमारी एस्टैब्लिशमेंट 5 स्टार और 7 स्टार लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं गैर मुल्की कर्जे के ऊपर। मेरा सवाल यह है कि क्या इस तरीके से आप मुल्क चलाकर आप ये तवक्को रखते हैं कि दुनिया आपको इज्जत और वकार देगी? नहीं। जब आप भिखारी बन जाते हैं, जब आप कर्जे के ऊपर कर्जा लेते हैं और उसको कर्जे को उतारने के लिए और कर्जा लेते हैं, तो दुनिया देख रही है।
कोई दुनिया का मुल्क आपको इज्जत नहीं देता, आपको वक़्त नहीं देता, आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट सारी तबाह हो जाती है उस वक्त तक जब आप भिखारी बन के दूसरे मुल्कों के अंदर जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर जब आप कर्जा वापस नहीं कर सकते तो फिर आप उन आलमी मालियाती इदारों की ईमा पर अपनी आवाम पर टैक्स लगाते हैं। वो आपको कहते हैं कि इनके ऊपर टैक्स लगाएं, हमें तो अपना पैसा वापस चाहिए, क्योंकि उनको आपकी आवाम के मसाइल से कोई गरज बिल्कुल भी नहीं होती। उन्होंने एक ही बात करनी है कि इनके ऊपर टैक्सेस लगाओ, यहां भी टैक्स लगाओ, यहां भी लगाओ, यहां भी लगाओ। एक एक इदारे में एक एक पॉइंट ढूंढ ढूंढ के वो बता रहे होते हैं कि यहां कर टैक्स लगाओ, और फिर आप टैक्सेस लगाते अपनी आवाम के खून को निचोड़ते हैं। आपको पता है कि आपकी आवाम की कुव्वत खरीद, आपकी इनकम पर कैपिटल थोड़ी है, लेकिन उसके बावजूद आप उसके ऊपर टैक्सेस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको जो जिससे भीख ली थी उनको वापस भी तो करनी है ना। बिल्कुल यही सिचुएशन इस वक्त हमारे यहाँ चल रही है। पाकिस्तान एक डिफॉल्ट कंट्री है। जितने पैसे इन्होंने लिए थे, जितना इन्होंने वहां से कर्जा लिया था, ये जिस मकसद के लिए लिया था उसके ऊपर यूटिलाइज नहीं किया गया। इसको अल्लो तल्लो में उड़ा दिया गया। इसको 25% जो आपका वो होता है कमीशन लेते हैं, ये कमीशन के ऊपर उड़ा दिया गया। हमारा मुल्क, हमारे इदारे तरक्की नहीं कर सके, लेकिन ये हरामखोर अपने महल्लात युग के अंदर बना के बैठे हैं। दुनिया भर के अंदर उन्होंने बिल्डिंगें और इमारतें खरीद ली। पाकिस्तान के हर जगह पर इन्होंने अपने महल्लात और फैक्ट्री और कारोबार खड़े कर लिए, लेकिन आवाम की हालत बिल्कुल वही है। और वही सारा कुछ इस मौजूदा हुकूमत के अंदर भी हो रहा है। जरा फर्क नहीं पड़ा। वही पुलिस का निजाम, वही अदालती निजाम। आपकी करप्शन के अंदर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी करप्शन और बढ़ गई है। आप कहते हैं हम उसको मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? पहले अखबार के अंदर तो आप खुद मिसालें दिया करते थे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, अब आप उसकी रिपोर्ट को क्यों नहीं मानते? लिहाजा दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन दो है। देयर आर टू ऑप्शन। द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट कि हम सब ये सारा कुछ देखने, जानने, समझने के बावजूद आराम से अपने घर बैठे एंजॉय करें। हमें क्या है, जाए भाड़ में, जो होता है होने दे। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास यह है कि नहीं, हम इस मुल्क के शहरी हैं, ये मुल्क हमारा है, ये जमीन हमारी है, ये मट्टी हमारी है। हमने इस मुल्क और कौम के लिए लड़ना है, जिद्दोजहद करनी है। एक इंसान का मकसद सिर्फ ये नहीं कि वो खाए पिए, नमाज पढ़े और मर जाए। नहीं, अगर कोई शख्स समझता है कि मैं सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ लूं, किसी से जाती ना करूं, अपने बच्चों का ख्याल रखूं और मर जाऊं और मुझे जन्नत मिल जाएगी, तो जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है। आपको 95% एक मुसलमान के ऊपर जो हुकूक है वो अवामुन नास और हुकूकुल इबाद अवाम के हुकूक है। लिहाजा हम सबको आज ये तय करना है कि हम लड़ेंगे, हम जिद्दोजहद करेंगे, हम इस मुल्क के करप्ट निजाम के खिलाफ अपना हिस्सा शामिल करेंगे जितना पॉसिबल हो सकता है। मसलन आज इस कन्वेंशन के अंदर आ जाना, पार्टिसिपेट करना, इस कन्वेंशन को कामयाब बनाना, यह आपका हिस्सा था। आपने अदा कर दिया, हक अदा कर दिया। आपने अपना टाइम निकाला, कईयों ने सरमाया लगाया, पैसे लगाए, इस कन्वेंशन को अरेंज किया, उन्होंने अपना हक अदा कर दिया। दोस्तों, ये काम हमने करना है और सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो यही है कि हम इंशाअल्लाह इस तहरीक के साथ खड़े होंगे, डॉक्टर ताहिरुल कादरी के परचम के नीचे खड़े होंगे और इस जालिमों को के साथ जंग करेंगे, जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। ना हम थकेंगे, ना हम बिकेंगे, ना हम अपनी स्ट्रगल से पीछे होंगे। दिल उस वक्त तक जब तक इस मुल्क की सरजमीन पर अजीम अवामी जमहूरी मुस्तफी इनकलाब का सवेरा तुलू नहीं हो जाता। दिल उस वक्त तक जब तक डॉक्टर ताहिरुल कादरी को हम वो मंजर नहीं दिखा देते कि इस मुल्क के अंदर इन गद्दारों को सबको इंशाअल्लाह हम इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। लिहाजा हमने अपनी जिद्दोजहद, अपनी जंग, अपनी स्ट्रगल जारी रखना है, आगे बढ़ते रहना है। ये मेरी बात हमेशा ईमान की तरह, इसके ऊपर यकीन रखिएगा। मुस्तकबिल आपका है, फ्यूचर आपका है। हमें इनकलाबी जिद्दोजहद सड़कों पर आकर करनी पड़े या हमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर आके इनसे इनकी कंसिस्टेंसीज को छीनना पड़े, हम दोनों सूरतों में इंशाअल्लाह तैयार हैं और हम ये जंग लड़ेंगे।